समर्थक विधायकों को लेकर अलग होटल में बैठते थे और सचिन पायलट भी अपने समर्थकों को लेकर अलग होटल में बैठते थे। तो कोई भी निवेशक आया नहीं, लगाता नहीं, क्योंकि किसके भरोसे लगाए। अब डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी हमारी सरकार, यहाँ भी स्थायी सरकार। तो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के एमओयू मतलब प्रोडक्शन में आ गए। तो हम पर विश्वास किया है जनता ने। तो जब जनता हम पर विश्वास करी, हमने विकास किया, हमने योगदान दिया, हम इलाके में सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, हम किसान को लाभान्वित कर रहे हैं, हम आम मजदूर पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार तो बनेगी ठीक है, लेकिन उदयपुर भाजपा में चिट्ठी युद्ध और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या ये वास्तव में पार्टी की छवि खराब कर रहा है? तो इसके ऊपर पार्टी की तरफ से मैंने आपसे निवेदन किया कि अब आप ये नहीं सुनेंगे, सुनते रह जाओगे, ऐसे पत्र नहीं मिलेंगे। क्या सर? अभी भी आपके शहर विधायक कहाँ हैं? अभी भी नहीं है। आज वो वक्फ कमेटी की मीटिंग में जयपुर में, हाँ वक्फ कमेटी की मीटिंग में जयपुर में है। मेरी बात हुई है, कल भी बात हुई, आज सुबह भी बात हुई, और हम सब एक हैं, कहीं चिंता मत करो। सर नहीं मिलेगी आप उदयपुर में स्मार्ट सिटी के काम बंद पड़ा सर, सड़कें खुदी हुई है। संजीदा प्रश्न है सर, पिछले 3 महीने से उदयपुर फाइल्स की चर्चा होती है और नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हैं। आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, पूरी कार्यकारिणी यहाँ परेशान है, फाइल किसकी है, क्यों पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, अखबार वाले भी लिख रहे हैं, ये कहते हैं। आप इस पर पूरा ये देंगे कि कौन है इसमें, क्या है, क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरीके की? एक मैंने राज्यसभा में भाषण दिया था कि AI का बहुत उपयोग भी है और AI का दुरुपयोग भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। मैं आप खड़े हो, मैं आपको चलता हुआ दिखा सकता हूँ, आप यहाँ खड़े हो, मैं मेरे मोबाइल में अभी आपको चलता हुआ दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको मोदी जी से हाथ मिलाता हुआ दिखा सकता हूँ, आपको मोदी जी से गले मिलता हुआ दिखा सकता हूँ। इसलिए कहीं पर भी किसी का चरित्र हनन करना दुर्भावना है, अच्छी बात नहीं है। सोचो समझो, न्याय प्रिय काम करो, पूरी जांच के आधार पर फैसला करो, यह बहुत आवश्यक है। ये मैं फिर से निवेदन करूं, कानून भी जानता है, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और हमें हमारा परिवार संभालना आता है। चार्जशीट के अंदर करोगे तो पता चलेगा, सब पूछोगे तो सर ये कह रहे हैं चार्जशीट में कहीं भी AI का नहीं उल्लेख है। सब करोगे तो कैसे काम? अध्यक्ष जी, जयपुर के 14 नेताओं का भी नाम इसमें चर्चाओं में आ रहा है, लेकिन पुलिस जांच में सामने नहीं आया। क्या वास्तव में इस तरह की पार्टी की जो नाम खराब हो रहा है, इस पे क्या कहें? मैं आपसे बताऊं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। 14 नेता यदि आपके पास हो तो मुझे दे देना, मैं उसकी चार्जशीट जो फाइल हुई है, चार्जशीट में भी AI का कोई हवाला नहीं है। आप मुझे दे देना, मैं उसकी भी जांच करवा दूंगा। अरे चार्जशीट में भी नहीं, चार्जशीट में AI नहीं है, ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है। अभी रिपोर्ट आने दो। चार्जशीट ताकि है, चार्जशीट तो पेश हो गया ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कोई AI जनरेटेड नहीं ये है। भाई मीडिया ट्रायल करोगे क्या मेरे से? जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो मेरा जवाब लिखोगे या प्रति प्रश्न करके? एक मैं निवेदन करूँ, देखो मीडिया ट्रायल नहीं होती है, ट्रायल ये होती है, आपने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब दिया, वो मेरा जवाब है, ठीक है ना? अब आप उसमें कुरियत के दूसरी बात लाओगे तो वो मीडिया ट्रायल नहीं होती है। मैं तो हिंदुस्तान की प्रेस को भी पेश करता हूँ, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सभी जगह होती है। तो मीडिया ट्रायल नहीं होती है। ट्रायल जहाँ होनी है वहीं होगी। ट्रायल तो कोर्ट में होती है, ट्रायल पुलिस में होती है, ट्रायल फॉरेंसिक लैब में होती है। तो मीडिया ट्रायल थोड़ी करना है भैया, हम और आप थोड़ी निर्णय कर लेंगे क्या? किसी को दोषी ठहरा करके फांसी की सजा दे देंगे क्या? जांच होने दो ना, इंतजार तो करो, आ जाएगा सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर फांसी तो आज तक गौस मोहम्मद और रियाज अख्तरी कोई नहीं, फांसी तो कहाँ होती भारत में? वैसे भी बात आपकी भी सही है, फांसी कहाँ होती है सर? कोई नहीं हुई सर। अब देखिए फैसला कोर्ट का है, उसके जो आपने जो 2 नाम लिए उनको फांसी नहीं हुई, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी हो जाए। राठौड़ साहब एक बात बताएं, विकास की बहुत से बातें की और आपके कार्यकर्ता आज की आस लगाते हैं। दिल्ली रोज करती है उदयपुर शहर के अंदर, नहीं उसके बाद 44 साल से हाईकोर्ट बेंच को लेकर संघर्ष है। आप बहुत जागरूक, ये सिस्टम का फेलियर है। हमारे पास बिजली पर्याप्त है, हमारे पास बिजली पूरी है, हम दे रहे हैं ना बिजली, हमारे पास सरकार की मत को, सिस्टम का फेलियर हो सकता है, कहीं तार गिर जाए, आंधी तूफान आ जाए,
तो संभव है। सर सिस्टम तो आपके परिवार के लोग बैठ करके तय करेंगे। सर एक अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल और सोना खरीदे ना खरीदे अपनी जरूरत के अंदर, सर ये नेता लोग जो अपना इतना बड़ा लवाजमान चलाते हैं उसके अंदर क्या पेट्रोल डीजल खपत नहीं होता है? कम करेंगे, उसको होता है ना सर, कम करेंगे। वीडियो वायरल हो रहे हैं सर। हमने इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचा है, बिल्कुल कम करेंगे। सर एक पूरे जनमानस का प्रश्न है। 44 साल से हमारे अधिवक्ता साथी हाईकोर्ट बेंच की मांग आपको कर ऐसा रहे हैं। नेता नहीं मिलेगा जो पूरी छूट दे रहा है। 44 साल से हमारे अधिवक्ता साथी सर बिल्कुल मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच को लेकर। क्या आश्वस्त कर सकते हैं कि इस कार्यकाल में भजन लाल जी सरकार के इस कार्यकाल में उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच मिलेगी? आपने ये बात कही है, मैं उचित माध्यम से सक्षम नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या अपना संगठन भी नहीं जब चला पा रहे हैं, देश के बारे में वो बात कर रहे हैं। मोदी जी ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी देश को संभाला है। हर हालत में देश को कोई कमी नहीं रहने दी। देश को चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, वो सब उपलब्ध कराया। कैसे हॉर्मुज से हमारे गैस के टैंकर आ गए। हमने श्रीलंका को पड़ोसी का धर्म निभाते हुए श्रीलंका को भी गैस दिया, श्रीलंका को भी डीजल पेट्रोल दिया। हमने बांग्लादेश ने मांगा, हमने उनको भी दिया। तब हमारे यहाँ था तब दिया ना। और आपने देखा होगा कि मध्य एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चला, उस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित थी। आप सब जानते हैं कि वहीं से पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई दुनिया में विभिन्न देशों को मिलती रही है। हॉर्मुज से ही आया करती थी। और उन परिस्थितियों में भी जब दुनिया में अनेक देशों में भयावह स्थिति थी, विकराल स्थिति थी, अफरा तफरी की स्थिति थी, उन सब के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सावधानी से, रणनीतिक कौशल से और अपनी आपसी समन्वय तालमेल के आधार पर और हमारे यहाँ पर आपूर्ति सुनिश्चित कराई। और अभी युद्ध तो शांत हुआ, लेकिन फिर भी कभी भी स्थितियाँ कैसी भी बन सकती है, इसकी संभावनाएं भी आज उसे नकार नहीं सकते। कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आम नागरिकों का कि आप अपना व्यवस्थित जीवन जिएं, संयमित व्यवस्थाएं बना करके रखें, व्यर्थ किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे पेट्रोल की फालतू खपत हो, डीजल की फालतू खपत हो, गैस की फालतू खपत हो। इसको तो करना नहीं चाहिए संयमित रूप से, लेकिन किसी की आवश्यकता में कोई कटौती नहीं होगी, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये मोदी की गारंटी है, ये सुनिश्चित है। लेकिन व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए, ऐसे कुछ 7-8 बिंदु हम सबको दिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देश को संयमित जीवन, व्यवस्थित जीवन, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी, किसी प्रकार की मतलब कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम किया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने ये प्रयास किया कि हिंदुस्तान सरकार ने जो योजनाएं दी है और राज्य सरकार ने जो योजनाएं दी है उनका लाभ आम नागरिकों को मिले, जरूरतमंद को मिले। हम चाहते हैं कि इस राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध बने, कोई अभाव में नहीं रहे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं मिलना चाहिए जो और संपन्न व्यक्ति को मिला करती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वाभिमान संपन्न अपना जीवन जिए। उसकी कमियों की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार कमर कस करके तैयार खड़ी है। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में रथ भेजे हैं। उस रथ में सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी हैं और ये जो जागरूक नागरिक है उनका भी आह्वान किया, जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान किया कि जनप्रतिनिधि भी उस रथ के अंदर जो बुकलेट्स है जिनमें योजनाओं का वर्णन किया गया है, उसमें कई और चित्र है जिसमें बताया गया है कि किसको किस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है,
वो सब जानकारी जनता को देने के लिए विभिन्न विधानसभाओं में वो रथ जा रहे हैं और आम जनप्रतिनिधि वो राजनीति से हटकर साथ में जुड़कर उन योजनाओं का लाभ जनता में चिन्हित करके कि किसको दिया जा सकता है। जिस प्रकार से कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसको मिल सकता है, तो नाम जुड़वाने का काम करे। किसी के घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, उसका नाम जुड़वाने का काम करे। किसी को खाद्य सामग्री का उसमें नाम जुड़वाने का है तो उसको जुड़वाने का काम करे। कहीं पर किसी प्रकार का अभाव है तो उसकी पूर्ति करने का काम करे। किसी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ दिलवाया जा सकता है, कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहे तो उसको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है, वो उसका प्रयास चल रहा है। कुटीर उद्योग लगाए, मुद्रा योजना ले, बैंकों से ऋण दिलाना है ताकि वो एक आम व्यक्ति भी समृद्ध हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अलावा भी किसान को भी प्रेरित करने का काम उसमें है कि किसान अपनी भूमि की जांच करवा कर उसका सर्टिफिकेट ले ले, किस प्रकार का बीज बोना चाहिए, किस प्रकार का उसमें खाद डालना चाहिए, कैसे जैविक कृषि हो सकती है, कैसे और खेती हो सकती है, उसमें फलदार पौधे लगाना, फूलदार लगाना, कोई औषधि लगाना या खाद्य सामग्री उगाना, ये सब किसान को प्रेरित करने का काम किया। किसान को और किस प्रकार से हम समृद्ध कर सकते हैं उसकी योजनाएं भी उसमें हैं। उसमें मजदूर को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसकी योजनाएं हैं। मजदूर का पहले पीएफ कट जाता था और मजदूर नौकरी छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता था तो उसका पैसा डूब जाता था। प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की कि एक मजदूर का एक अकाउंट रहेगा और वो अकाउंट उसके साथ चलेगा, भले ही वो 10 जगह नौकरी छोड़ के जाए, अकाउंट रहेगा तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, उसका पैसा उसको मिलेगा। ये व्यवस्था की कि मजदूर भी मजबूत होना चाहिए, किसान भी समृद्ध होना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करने का काम किया कि किस प्रकार से औद्योगिक विकास, एक उद्योग लगता है उस उद्योग से कई लोगों को रोजगार मिलता है। विशेष रूप से अपने इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर तो पर्यटन को भी विकसित करने का काम किया है। एक पर्यटन के यदि विकसित होता है तो पर्यटक आएगा तो वहाँ की टैक्सी चलेगी, वहाँ की होटल चलेगी, वहाँ के ढाबे चलेंगे, वहाँ की चाय की कैबिन चलेगी और वहाँ की दुकानें चलेगी, तो रोजगार इस इलाके में प्राप्त होगा। ऐसे प्रयास हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा भी कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि प्रॉस्पेरिटी बढ़े, अपने इलाके में संपन्नता बढ़े। इसके निमित्त प्रयास चल रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी ये चाहूँगा कि आम ये जो अभी प्रयास चल रहा है सरकार का, उसमें आप भी सहभागी बने, अपना योगदान दें ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी हम समृद्ध कर सकें, उसको मजबूत कर सकें। इस दिशा में हम कुछ अच्छा काम कर सकें। दूसरा, ऐसे समय में कई लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जो उकसाना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं। मैं मीडिया से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में आपका बहुत बड़ा एक आधार है जो समाज को जागृत करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आपसे भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संयमित जीवन जिए, अपनी पूरी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन व्यर्थ में कहीं पर भी और ऐसा काम नहीं करें कि जिसकी आवश्यकता नहीं हो। अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं। तो इसमें भी मैं सोचता हूँ कि विपक्ष भले ही विरोध करता है, लेकिन सकारात्मक भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहा है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जागरूक हैं, सकारात्मक हैं, समझ रखते हैं और समझ समाज को देना चाहते हैं। इसलिए मुझे आप सबसे यही निवेदन करना था। मैं फिर से निवेदन करूँगा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करवाना, उनका आम नागरिकों को लाभ दिलवाना, इसमें भी भूमिका निभाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, अधिकारी सभी मिल करके और हम समृद्ध करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमान संपन्न भारत बनाना चाहते हैं। और मुझे आपसे यही निवेदन करना था। इसके लिए आपको तकलीफ दी, आपका बहुत ये जानकारी मुझे भी मिली थी, कल सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी, लेकिन एनटीए ने वो परीक्षाएं रद्द कर दी है और फिर से परीक्षा
देने के लिए, और फिर उस विद्यार्थी को कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी, उस विद्यार्थी को और कोई आवेदन नहीं करना है। वही विद्यार्थी जिसने अभी परीक्षा दी है और फिर से परीक्षा देगा, नया पेपर आएगा, उसकी सूचना उसको अपने आप मिल जाएगी। केंद्र भी वही रहेंगे। ये कोई केरल से मुझे ऐसी सूचना मिली है कि पहले कोई केरल से लीक हुआ, लेकिन ये जांच का विषय है। उसको और जांच एजेंसी को, जो कि प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, उसको दे दिया है। दोषी दंडित किया जाएगा और न्याय मिलेगा। लेकिन इससे लाखों स्टूडेंट के मेंटल पर भी प्रभाव पड़ा है। पहले भी लीक हुआ है यही वाला पेपर। एक बात मैं आपसे बताऊँ कि ये केरल से या और किसी प्रदेश में हुआ है और वहाँ से ये सब जगह वितरित हुआ है। बात आपकी सही है। परेशानी तो विद्यार्थी को भी दोबारा देना पड़ेगा, ये परेशानी उसकी है। लेकिन एनटीए को धन्यवाद देना चाहिए हम कि तत्काल फैसला ले लिया कि इमीडिएट तुरंत ही परीक्षाएं हो जाएगी, तो उसको कोई व्यवधान दूसरा नहीं होगा, केवल दोबारा परीक्षा देनी होगी। ये जहाँ से हुआ है उसकी जांच होगी, उसको दोषी को दंडित किया जाएगा। राजस्थान से इसका कोई लिंक नहीं। सर गहलोत साहब ने और सचिन पायलट साहब ने फेलियर बताया है, तो किस तरह? गहलोत साहब ने कहा 24, 25, 26 तीन साल रेगुलर हो गए, नीट का एग्जाम रद्द हुआ। मैं एक बात आपसे बताऊँ, जागरूक हो आप सब। गहलोत साहब को बोलना चाहिए क्या कि जिनके राज्य में 17 पेपर लीक हुए, उनको ये बात उठाना चाहिए क्या? हमारे राज्य में नहीं हुआ है, राजस्थान में ये कहीं केरल से आया, दूसरे प्रांतों से आया। और गहलोत साहब जो 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, वो ये विषय उठा रहे हैं। सचिन पायलट जी जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो विषय उठा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अत्यंत शर्मनाक है। पहले खुद देखो कि खुद के समय में क्या हुआ। भजन लाल जी के राज में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो जेजेएम में कहीं से भी पेपर लीक होता है तो युवाओं का भविष्य खतरे में आता है। ये कह देना कि राजस्थान से नहीं हुआ, केरल से हुआ, ये कितना सही लग रहा है। और पिछली सरकारों में जो पेपर लीक होते थे, इसीलिए तो सरकार आपके हाथ में दी है। अंकुश लगा क्या? सही कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, अन्य प्रांतों से, केरल से हुआ। जांच हो जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। लेकिन केंद्र सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि तत्काल निर्णय लिया, देरी नहीं की, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा। दो और मामले थे, एक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जिसमें नई तारीख घोषित कर दी है, और एक कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा। देखिए, एसओजी जांच कर रही है तो पूछताछ होने दो। उसमें कोई मीडिया ट्रायल हम नहीं करना चाहते। वो ट्रायल चलेगी, उसमें दोषी को दंडित किया जाएगा। ये बात आपने ठीक कही है। जब एसआई परीक्षा की बात जो आप कर रहे हैं, उसमें भी देखो क्या निर्णय होता है, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के आगे तो आप सब जानते हो कि हम सब, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमको अपने विवेक से कोर्ट के ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं करना है। सर संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल जैसी स्थिति दिखती नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहना है कि अधिकारी सुनते नहीं है, उनके काम नहीं हो रहे हैं और लोग, आपके ही कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, उसके लिए क्या? देखिए, सत्ता और संगठन साथ में बैठे हैं। सत्ता में हमारे माननीय सांसद महोदय। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए हमारे यहाँ पर ऐसी कहीं स्थिति नहीं है कि अधिकारी बात नहीं मानता। हाँ, हमको ये निर्णय करना है कि काम की गुणवत्ता देखना है। काम होने लायक है तो जरूर कहो काम होगा, होने लायक है कि नहीं पहले हमको खुद को तय करना है, फिर हमको आगे बात रखना है। यदि काम होने लायक है तो काम होगा ही, कोई अधिकारी उसमें रुकावट बनेगा नहीं। लेकिन होने लायक नहीं है तो अधिकारी नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं के हाथ बंधे हुए क्योंकि सरकार है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। बहुत से काम है, कुछ सुनते ही मेरा परिवार संभाल लूँगा। यदि ऐसा कोई मेरे कार्यकर्ता की कोई ऐसी तकलीफ है तो मैं उसका समाधान कर दूँगा। मेरे पास कोई भी शिकायत आएगी मैं समाधान करता भी हूँ। मेरा कार्यकर्ता मुझसे पूरा संतुष्ट। सर उदयपुर झीलों का शहर है, कई सारी झीलें हमारे आसपास है। आज दिन तक वसुंधरा जी के समय पे भी ये प्रश्न उठाया गया था, पर आज दिन तक झील विकास प्राधिकरण उदयपुर को नहीं मिला था। क्या कहेंगे सर? झील विकास प्राधिकरण की बात सरकारी स्तर पर विचाराधीन है और उस पर जल्दी से कोई सरकार फैसला करेगी। अनुशासित पार्टी है, लेकिन उदयपुर में लगातार अनुशासनहीनता और बयानबाजी देखी जा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक प्रदेश का मुखिया है। और दूसरी ओर एक दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह से पार्टी के मुखिया उदयपुर में है, लेकिन यहाँ भी एक
तरह से गुटबाजी दिखी जा रही है, यानी कि एक दूरी बनाने के क्या देखते हैं? मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला था तो मैंने उस पर संज्ञान लिया है और अब आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना नहीं मिलेगी। क्या संज्ञान लिया? नहीं मिलेगी, मैंने उसका समाधान कर दिया है। विशेष क्या संज्ञान? क्या लिया इसमें हमने संज्ञान? अपने परिवार को संभाल लिया। राठौर साहब जो आप बताएं, जो राठौर साहब एक प्रधानमंत्री ने अभी जो घोषणा की है 2 दिन से अपील कर रहे हैं, एक तो सोना नहीं खरीदे। वही मैंने मेरा सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने भी इस तरह की अपील की थी, वो अपील प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं जबकि 5 राज्यों के इलेक्शन निकल चुके हैं। इतना जो लॉस हुआ, ये अपील तो पहले भी हो सकती थी, जैसे इंदिरा गांधी ने शुरू में की थी। मैं एक निवेदन करूँगा, उन्होंने कहा संयमित जीवन जिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करें, व्यर्थ एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएं। इसमें मैं सोचता हूँ कोई गलत नहीं है। मैं एक मेरा निवेदन आप सुन लें। मुझे ऐसा लगता है और मैं सोचता हूँ कि आप सबको भी लगता होगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं थी। आवश्यकता की पूर्ति जरूर करो, लेकिन अनावश्यक खर्च मत बढ़ाओ। ये मैं सोचता हूँ कि हर परिवार का मुखिया ऐसी सलाह देता है सर, और एक परिवार के मुखिया ने सलाह दिया, इंदिरा जी ने दी तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सर, इस वही बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। सर्राफा बाजार में काफ़ी अलग सी स्थिति बनी हुई है, गुस्सा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर 1 साल के लिए अगर कोई खरीदने नहीं आता करेगी पार्टी। सोनी की बात कर रहे हैं जी, ज्वेलर्स जी, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको लेकर देखिए, आवश्यकता तो पूर्ति करने के लिए कहा गया है। शादी होगी, जेवर गढ़ाने होंगे, सोना खरीदना होगा, खरीदो, लेकिन फालतू खरीद करके अंदर रखना उसके लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि सोनी जी का कोई धंधा खराब कर रहे हैं, खराब नहीं करना चाहते। स्पेसिफिक नहीं है कहीं पे भी। कल का स्टेटमेंट व्यापारी वर्ग ने इसका विरोध जताया है, सराफा जो व्यापारी है उन्होंने इसका विरोध किया है कि प्रधानमंत्री इस तरह से अपील कर रहे हैं लेकिन कुछ व्यापारियों के हित को देखकर करें। एक बात मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आवश्यक है सभी काम करो, कोई रुकावट नहीं है। आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो, उसमें कोई कटौती मत करो, लेकिन अनावश्यक वो यदि कोई करता है तो उस पर रोकने की बात है। रोकना नहीं है, सलाह है, ये सलाह है, रोक नहीं है। चुनाव नहीं हो रहे हैं, उससे ये लेकर जनता में रोष है। एक सेकंड, मैं ये क्लियर कर दूं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ये एक सलाह है। इसको परिवार के मुखिया की सलाह है, सलाह मानो, रोक नहीं है कि आपने खरीद लिया तो कोई दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता में रोष है, चुनाव नहीं हो रहे हैं लंबे समय से, अधिकारी वर्ग हावी होता जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? मैं एक बात सोचता हूँ साहब कि जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब है कि एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद 5.5 साल तक, 4.5 साल तक केवल विकास और विकास करो। जैसे अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुआ, अधिकारियों को लगा दिया तो पेन डाउन हो गया। अधिकारी कहेगा साहब मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, मैं काम नहीं कर सकूंगा, वापस आऊँगा तब करूँगा। राजनेता भी वहाँ चला गया, सारे पार्टियों के राजनेता भी वहाँ चले गए प्रचार के लिए, तो नेता भी उपलब्ध, अधिकारी मंत्री भी उपलब्ध नहीं रहता है और कार्यकर्ता। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।